वेलकम फ्रेंड्स। आइए आज लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला जो टॉपिक है डेट इज रिवर्सिबल एंड क्वाड्रेटिक प्रोसेस। ये क्या करें, कंसिडर गैस इन सिलेंडर फिटेड विद अ पिस्टन। एक गैस सिलेंडर अरेंजमेंट देखेंगे हम लोग जहाँ पे पिस्टन मूव कर रहा है। ये कह रहा है कि अगर पिस्टन मूव करता है, ठीक है, जैसे आपने गैस का कुछ भी प्रेशर बढ़ाया या कंबशन हुआ, उसमें पिस्टन क्या सडनली मूव करता है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है, A rigorous treatment of pressure volume work is obviously a problem of great complexity। तो जब ये बहुत तेजी से मूव करेगा, मान लीजिए यहाँ पे आपने एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट देखा, ओके, ठीक है, आपका ये हो गया पिस्टन, ठीक है, और ये सडनली बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है, तो आप इसको स्टडी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसका जो भी थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन पता तो होगा, बट स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को मतलब स्टडी करने के लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला कि अगर इस प्रोसेस को हम लोग काफ़ी स्लो कर सके, जो ये चेंज होगा पिस्टन का, ये काफ़ी स्लो कर सके, सो हम फिर प्रैक्टिकल पर्पज से इसको रिलेट कर सकेंगे और स्टडी कर पाएंगे चीज़ों को। तो इस प्रोसेस को स्लो मूव कराने का एक जो उन्होंने तरीका बताया कि आप एक पिस्टन लें और उसके ऊपर कई सारे वेट्स रख दें, इनफाइनेटली स्मॉल वेट्स रख दें, ठीक है, बहुत स्मॉल वेट, और आप एक एक वेट करके उठाएंगे। आप एक वेट उठाएंगे तो इसका जो भी मूवमेंट होगा बहुत छोटा सा होगा, ठीक है, और बहुत स्लो होगा। तो हम इसको फिर आइडलाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप बात करें कि बाहर से अगर प्रेशर आपका जो क्या लगा हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम लोग P1 बोले, इंटरनल प्रेशर P2 है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, और हमें पता है ये पिस्टन इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो F। अगर तो हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं कि ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इज, यहाँ पे लिखता हूँ P1 इक्वल टू फ्रिक्शन प्लस P2, ठीक है। और हम लोग आइडलाइजेशन कर रहे हैं कि बहुत स्लो हो रहा है, और हम लोग ये भी आइडलाइजेशन कर रहे हैं कि अगर फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो जो पहली लाइन इसने बोली है कि फॉर प्रैक्टिकल पर्पज के लिए हम लोग, अगर ये प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा है तो क्या क्या लिख सकते हैं, इंटरनल प्रेशर इज इनफाइनेटिमली लेस देन द एक्सटर्नल प्रोसेस एक्सटर्नल प्रेशर। तो हम लोग बोलेंगे कि जो इंटरनल प्रेशर है P2 है, वो बहुत ही छोटा है P1 से, मतलब उनका डिफरेंस वैल्यू में नहीं, वैल्यू में दोनों लगभग लगभग बराबर है, बट उससे थोड़ा ही छोटा है ये, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, सिस्टम विल बी इफेक्टिवली इन इक्विलिब्रियम एंड द इंटरनल प्रेशर विल बी बेसिकली द सेम एज एक्सटर्नल प्रेशर। और ये हम लोग जब इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ठीक, और बहुत स्लो प्रोसेस हो रहा है, या फिर हम लोग बोल दे कि फ्रिक्शन की वैल्यू लगभग लगभग जीरो है, तो P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या हो जाएगा, अगर हमें इसमें कोई रिलेशन देना हो वर्क डन का, वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग इंटरनल प्रेशर विच इज जनरली नोन, फॉर एग्जांपल फ्रॉम इक्वेशन ऑफ स्टेट, और इंटरनल प्रेशर हमें पता होगा तो वहां से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन जो साइंटिस्ट थे वो कारा थियोडोरो 1919 में उन्होंने देखा, और उसको रिफर किया कि इस टाइप का जो स्लो प्रोसेस होगा उसे हम लोग क्वाजीस्टेटिक बोलेंगे, स्लो प्रोसेस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पर इन्होंने बोला कि ये एग्जैक्टली आप इसको रियल वर्ल्ड में रियलाइज नहीं कर सकते, बट हम इसको कुछ अप्रोक्सीमेट इसमें अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं और रियल सिचुएशंस में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने ये भी बोला कि जो क्वाजीस्टेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी के काफ़ी क्लोज है, तो वो भी उन्होंने दिया। फिर एक साइंटिस्ट है डी हीर, उन्होंने कुछ कोट्स किया या ऑथर थे, इसका भी क्लैरिफिकेशन अभी थोड़ा मेरे को नहीं है, बट ये डी हीर नाम के कोई एक बंदे थे जिन्होंने ये सेंटेंस बोला, वेल एस्टेब्लिश ऑथर, कि एवरी रिवर्सिबल प्रोसेस कोइंसाइड विद क्वाजीस्टेटिक वन। मतलब अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है, वो कोइंसाइड किससे करेगा, क्वाजीस्टेटिक से, या तो दूसरे भाषा में उसने दूसरे ऑथर ने क्या बोला, जे कैस्टिन ने, कि ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस आर क्वाजीस्टेटिक, सभी रिवर्सिबल प्रोसेस क्वाजीस्टेटिक होंगे, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बट इसका उल्टा अगर बोले कि हर क्वाजीस्टेटिक प्रोसेस क्या रिवर्सिबल होगा, दैट इज नॉट ट्रू, ओके। तो आइए देखते हैं क्वाजीस्टेटिक बेसिकली प्रोसेस होता क्या है, ठीक है, उनका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, ठीक है, उसको देखते हैं हम लोग। तो क्या कहता है, एज द नेम इम्प्लाइज क्वाजीस्टेटिक प्रोसेस इज अ वन विच इज ऑलमोस्ट स्टैटिक, ठीक है, ऑलमोस्ट स्टैटिक, मतलब स्टैटिक रुका हुआ तो नहीं, बट ऑलमोस्ट इतना स्लो हो रहा है कि वो आपका स्टैटिक रहेगा।
The most widely used definition of quasi-static process is the one due to, ये साइंटिस्ट है जिन्होंने दिया, which state that quasi-static process is the one that proceeds infinitely slowly via a continuous succession of the equilibrium state. तो यहाँ पर दो तीन चीजें मेन है। एक तो ये इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस, ओके, पहला एकदम स्टैटिक ऑलमोस्ट, क्वाजी मतलब ऑलमोस्ट, और स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, ठीक है, स्टैटिक। एक तो इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस है, और बीच के जो कंटिन्यूअस सक्सेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स, ध्यान रखिएगा बीच के जितने भी प्रोसेस होंगे वो सब इक्विलिब्रियम स्टेट्स है, और उनको मिल के ये बना हुआ है क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, ओके। फिर क्या कहता है कि ये जो आइडियलाइजेशन आपने लिया तो इसकी वजह से होगा क्या कि जो इंटरनल प्रेशर क्या होगा, इनफाइनेटेसिमली स्मॉलर देन द एक्सटर्नल प्रेशर, बहुत ही कम डिफरेंस होगा इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर का, ठीक है, बीच में। ऑब्वियसली दिस कैन बी ट्रू, और ये कब ट्रू होगा, जब बीच में देयर इज नो फ्रिक्शन। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर उनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है तभी वो एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर के बीच में डिफरेंस काफी कम होगा, नहीं के बराबर, ओके। बट हमें पता है कि अगर ऐसा कोई पाथ हमें मिल जाएगा, फर्दर मोर बाई एन इनफाइनेटेसिमल चेंज ऑफ फोर्सेस द प्रोसेस कैन बी रिवर्स अलोंग द सेम पाथ। अगर हमारे पास ये कंडीशन हो जाती है कि अगर उसमें कोई फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है तो हम लोग वापस उसमें उतना ही फोर्स लगा के, जैसे हम लोग ने ब्लॉक रिमूव किया था उसी तरह से स्मॉल स्मॉल वेट्स उसके ऊपर रख के सेम पाथ फॉलो कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे पढ़िए कि this means that on completion of reverse process the system is restored to its original values and so is the environment। हम लोग ने देखा दो होते हैं चीजें, सिस्टम और सराउंडिंग, ओके। जैसे अगर कोई एक चीज ये सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम, और यहाँ पे हमने बोला ये आपका सराउंडिंग होगा। तो जब आपने कोई भी एक प्रोसेस किया, ठीक है, आपने सपोज दैट ये एक प्रोसेस किया, यहाँ पॉइंट था, उसके बाद आप यहाँ आए, ठीक है, तो ये आपने कोई प्रोसेस अप्लाई किया तो कुछ सिस्टम में चेंज हुआ होगा, ठीक है, सराउंडिंग में कुछ चेंज हुआ होगा। बट जब आप उसको बोलते कि वो रिवर्सल प्रोसेस है तो उसका मतलब होता क्या है कि आपका ये पाथ फिर वापस सेम पाथ फॉलो करेगा, ओके। इसी के ऊपर अगर बात करूँ तो सेम पाथ फॉलो करेगा वापस जाने में। और जब ये ऐसे सेम पाथ फॉलो करेगा तो सिस्टम में जो भी चेंज हुआ होगा, डेल्टा ऑफ एस सिस्टम, दैट इज डेल्टा ऑफ सिस्टम इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। उसी तरह से डेल्टा चेंज इन सराउंडिंग क्या होना चाहिए, ठीक है, वो भी आपका क्या आना चाहिए, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो मतलब कोई चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे सिस्टम हो चाहे सराउंडिंग का नेट चेंज जो होगा उनका सबका वैल्यू जो है वो चीज जीरो हो जाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखे है रिस्टोरेशन ऑफ सिस्टम टू इट्स ओरिजिनल स्टेट एज वेल एज एनवायरनमेंट इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये जो रिस्टोरेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग है, ओके, ये एसेंशियल कंडीशन है एक रिवर्सिबल प्रोसेस की, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या कह रहा है, फ्रिक्शनलेस क्वाजी स्टेटिक प्रोसेस इन रिवर्सिबल, जैसे जो स्टेटमेंट यहाँ पे आपने पढ़ा कि ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस आर क्वाजी स्टेटिक बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब एक क्वाजीस्टेटिक प्रोसेस कब रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, जब वो फ्रिक्शनलेस होगा। अगर वो फ्रिक्शनलेस नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, तो आप सिस्टम को तो ओरिजिनल पॉइंट पे ले आएंगे, नेट चेंज ऑफ सिस्टम इक्वल टू जीरो, पर सराउंडिंग में जो हीट लॉस हो गई इन फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन उसको आप वापस नहीं कर पाएंगे, तो सराउंडिंग नहीं आएगा, ओके। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, दैट इज फ्रिक्शनलेस क्वाजीस्टेटिक प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्वाजीस्टेटिक ध्यान रखिएगा वो मतलब होगा इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस, ऑलमोस्ट स्टैटिक, ठीक है, ये सब उसके कीवर्ड्स हैं, ठीक है। बट अगर उसके साथ आपका फ्रिक्शनलेस वर्ड आ जाएगा तो फिर वो रिवर्सिबल हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये एक डायग्राम है आपका, ये स्टेट वन है, ये आपका स्टेट टू है, ठीक है। तो आपको ये कहता है अगर आपका फाइनाइट इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो आपको बीच का पाथ नहीं पता चलेगा कि वो किस पाथ से आपका गया है, आप ट्रेस आउट नहीं कर सकते,
ठीक है। बट आपका अगर क्वाजी स्टेटिक है तो आपको पता है बीच के क्या इंटरमीडिएट इक्विलिब्रियम स्टेट्स है, और आप सक्सेशन मतलब एक इक्विलिब्रियम स्टेट फिर अगला इक्विलिब्रियम स्टेट फिर अगला इक्विलिब्रियम स्टेट, ऐसे करके आप पाथ को जोड़ के बना सकते हैं। और रिवर्सल पाथ, रिवर्सल में क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट जो है सॉलिड लाइन आएगी, ठीक है। ये और प्रोसेस का होता है सॉलिड लाइन आएगी, और इसी पाथ को आप एग्जैक्टली रिवर्स कर पाएंगे। और ये कब इक्विवेलेंट होगा, जब इसमें फ्रिक्शनलेस हो जाएगा, तो ये भी कंप्लीट सेम पाथ फॉलो करेगा। बट अभी क्या होगा, क्वाजी स्टेटिक में जब आप पाथ रिवर्स करेंगे तो सिस्टम तो चला जाएगा बट सराउंडिंग आपका नहीं हो पाएगा, तो इसलिए क्वाजी स्टेटिक को हम लोग ऐसे भी कहते हैं। एक डेफिनेशन और क्वाजी स्टेटिक का क्या है, द चेंज प्रीसीड्स एट एन infinitesimally slow rate but not necessarily via continuous succession of equilibrium state। इसीलिए क्या कहते हैं, जब दो तरीके हैं कि एक तो क्वाजीस्टेटिक प्रोसेस रिवर्सल हो जाए, ठीक है, और एक है कि क्वाजीस्टेटिक तो प्रोसेस है बट नहीं रिवर्सिबल है। तो जो क्वाजीस्टेटिक प्रोसेस है जो नहीं रिवर्सिबल होते, तो वो उसमें क्या कहता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कंटिन्यूस सक्सेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स है, सच अ प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स बाय इनफाइनेटेसिमल चेंज ऑफ फोर्सेस। तो जैसे मैंने बोला, जो क्वाजीस्टेटिक प्रोसेस जो रिवर्सिबल नहीं है, तो उनको आप जो बीच के इक्विलिब्रियम स्टेट्स को आप पाथ को सेम पाथ को फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइप में तो ये आपका रिवर्सिबल नहीं होगा। तो एन एग्जांपल के लिए वो क्या करें कि एक आप सिस्टम लीजिए और उसकी सराउंडिंग्स होंगी, ठीक है, इनिशियली फाइनाइट, ठीक है, और उनके बीच का क्या होगा, फाइनाइट कुछ टेम्परेचर डिफरेंस होगा, टू बी कनेक्टेड बाय अ पुअरली हीट कंडक्टिंग मेटल प्लेट, ठीक है। कोई हीट कंडक्टिंग आपने कोई एक मेटल प्लेट ली है और वो भी पुअर कंडक्टर है, तो जो हीट ट्रांसफर होगा वो बहुत इनफाइनेटली स्लो होगा, के लिए वो बहुत पुअर कंडक्टर है, तो धीरे धीरे आपका हीट आपका उसमें ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस को हम लोग क्वाजीस्टेटिक बोल सकते हैं बट रिवर्सिबल नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कुछ थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस है आपका। और ये हम लोग अभी जब रिवर्सल प्रोसेस पढ़ेंगे तो हमें पता है कि जब इनिशियल डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग जो है वो ज़ीरो होगा, तभी वो रिवर्सल प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। बट यहाँ पे हमें पता है कि इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग जो है वो इनफाइनेटेसिमली स्मॉल है रादर देन फाइनाइट, विल बी ट्रांसफॉर्मेशन बी रिवर्सिबल और क्वाजीस्टेटिक इन कैथोडरी सेंस। तो ये हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे जब हम रिवर्सल प्रोसेस और डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, ठीक है। कि इनिशियल जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, अगर वो इनफाइनेटेसिमली स्मॉल है, ठीक है, रादर देन फाइनाइट, मतलब क्या कह रहा है, फाइनाइट वैल्यू मतलब आपके कोई लार्ज वैल्यू है जिसको देख सकते हो, और इनफाइनेटली स्मॉल का वैल्यू का मतलब क्या है, लगभग लगभग वो चीज़ आपका ज़ीरो है। तो जब ये ज़ीरो होता है देन आप उस प्रोसेस को क्या कह सकते हैं, रिवर्सिबल, ठीक है। बट अगर आपका कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस, आपको कुछ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस मिल रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तब आप वो इरिवर्सिबल होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हम लोग दोबारा पढ़ेंगे इरिवर्सिबल, ठीक है। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ चुका है कि इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग अगर जीरो हो या इनफाइनेटेसिमली स्मॉल हो तब वो प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, और अगर कुछ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा तो वो इरिवर्सिबल होगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ से आपने मोटा मोटा क्या देखा कि क्वाजीस्टेटिक प्रोसेस और रिवर्सल प्रोसेस अलग होता है, और क्वाजीस्टेटिक प्रोसेस कब रिवर्सल प्रोसेस के बराबर होगा, जब उसमें फ्रिक्शनलेस वर्ड जुड़ जाएगा, ओके, फ्रिक्शनलेस क्वाजीस्टेटिक प्रोसेस। तो आपका ये सेंटेंस जो स्टार्टिंग में हम लोग ने देखा था वो ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल में देखे जैसे तो प्रोसेस क्या है, रिस्ट्रेंड और अनरिस्ट्रेंड हो सकते हैं, और हमें हमेशा रेस्ट्रेंड मोशन, अनरेस्ट्रेंड मतलब उस पर आपका कोई काबू नहीं है, उसको आपको पता ही नहीं कि वो प्रोसेस कैसे हुआ, ठीक है। तो इनका एग्जांपल क्या बता रहा है, इफ वी रिमूव द वेट स्लोली वन बाय वन ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस विल डिस्प्लेस पिस्टन ग्रेजुअली, इट इज क्वाजीस्टेटिक। तो जैसे मैंने बताया पिस्टन सिलेंडर में आप वेट्स वन बाय वन धीरे धीरे अगर एक वेट उठाएंगे तो वो क्वाजीस्टेटिक हो जाएगा, के लिए स्लो है। इसी तरह से अगर ऑन द अदर हैंड वी रिमूव ऑल द वेट्स, सारे वेट्स आपने एक साथ पिस्टन के ऊपर से उठा लिए, तो प्रेशर क्या होगा, सडनली अंदर का प्रेशर बाहर उसको, तो जो ये पाथ फॉलोड बाय द पिस्टन होगा तो आप उसको ट्रैक नहीं कर सकेंगे कि वो किस पाथ के थ्रू गया, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट सस्टेन्ड इन मैनर। तो वो सस्टेन नहीं है, अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन, यहाँ से कुछ कीवर्ड्स हैं उनको ध्यान रखिएगा, दैट इज अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन। फिर यहाँ पर रिस्ट्रेन्ड अनरिस्ट्रेन्ड, तो हमारे लिए क्या, रिस्ट्रेन प्रोसेसेस हम पढ़ते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग देख सके कैसे हो रहा है। अनरिस्ट्रेन्ड मतलब जिसपे हमारा कोई काबू ही नहीं है, तो फिर आप उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि वो कैसे चल रहा है, ठीक है। तो अनदर एग्जांपल जैसे बहुत लेमन लैंग्वेज में कि एक
पर्सन है क्लाइम्स डाउन अ लैडर फ्रॉम रूफ टू, उसे छत से नीचे आना है, ठीक है, तो वो लैडर से आता है तो उसका पाथ डिफाइन है लैडर से, बट वही एक बिल्डिंग से वो कूद जाता है, ठीक है। तो ये तो कॉज स्टेटिक है, जब वो लैडर से आया, के लिए वो पाथ आप ट्रेस कर पा रहे हैं कि किस पाथ से वो आ रहा है, कॉज स्टेटिक इनफाइनेटली स्लो प्रोसेस है। बट ऑन द अदर हैंड इफ ही जंप्स देन इट इज नॉट अ कॉज स्टेट, अगर वो छत से जंप करता है जैसे आपने देखा है तो उसका पाथ क्या काफ़ी रेगुलर होता है, आप चाहें वापस उसी पाथ से ऊपर पहुंच जाएंगे, तो ये ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो ये कि रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप कंपेयर करना चाहिए। तो रिवर्सल प्रोसेस में हमने जैसे देखा कि जो आपका जो चेंज है डेल्टा चेंज इन सिस्टम सराउंडिंग वो आपका जीरो आना चाहिए, ओके। यहाँ क्या कह रहा है, डेटा रिवर्सल प्रोसेस प्रोसीड्स अलोंग अ कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ इंटरनल इक्विलिब्रियम स्टेट सो इट कैन रिटर्न अलोंग एग्जैक्टली द सेम पाथ। तो सेम पाथ को वो रिटर्न कर सके तो वो रिवर्सल प्रोसेस कहलाता है, ठीक है, सेम पाथ। और इसमें कंडीशन क्या है, सेम पाथ तो होना ही चाहिए आपका। और फिर आपका जो इम्पोर्टेंट है कि दिस implies that both system and surrounding can be restored to initial values। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवर्सल प्रोसेस में, दैट इज बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग, ओके, कि आपका इनिशियल वैल्यूज पे रिस्टोर्ड हो जाए, तो वो आपका कहलाएगा रिवर्सल प्रोसेस, ओके। सो यहाँ पे दो वर्ड आएगा, अगर आप जैसे ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बट आप अपने से इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आएगा दैट इज रिकवरेबल प्रोसेस और एक होता है रिट्रेसेबल प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने बोला कि फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी इज बी कॉल्ड रिट्रेसेबल एंड द सेकंड इज रिकवरेबल, ठीक है। और उसने ऐड किया कि नो वन हैज प्रूवन दैट एनी रिकवरेबल प्रोसेस मस्ट बी रिट्रेसेबल नॉर हैज एनीवन कम अप विद एग्जांपल वेयर रिकवरेबल प्रोसेस इज नॉट रिट्रेसेबल। जैसे हमने बोला कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आया टू, ठीक है, तो ये क्या है, और एग्जैक्टली exactly इसी पाथ पे वापस चला गया, ठीक है, तो ये क्या रिट्रेस कर रहा है। और रिकवरेबल का मतलब क्या होगा कि यहाँ से आप यहाँ तक गए और फिर आपका जो भी चेंज आया, मान लीजिए किसी और पाथ पे आ गया, तो आपको क्या होगा, रिकवर हो गए उसी स्टेट पे। तो इसने क्या बोला कि आज तक किसी ने ये प्रूव नहीं किया कि जो रिकवरेबल प्रोसेस है, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे या इनिशियल पॉइंट तक आप आ रहे हैं फाइनल से घूम के, तो वो रिट्रेसेबल नहीं होगा। तो आज तक कोई प्रूव नहीं कर पाया। और इसका उल्टा कि अगर कोई रिकवरेबल प्रोसेस है वो रिट्रेसेबल नहीं है, ठीक है, वो भी किसी ने प्रूव नहीं किया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कुछ साइंटिस्ट उसको जो इक्विलिब्रियम प्रोसेस है उनको रिकवरेबल भी वर्ड से यूज़ करते हैं और कुछ रिट्रेसेबल भी कहते हैं, दोनों का मीनिंग अलग है। बट आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि जो प्रोसेस रिकवरेबल प्रोसेस है उनको रिट्रेसेबल ही होना पड़ेगा, या कोई रिकवरेबल प्रोसेस है जो कि नहीं रिट्रेसेबल है, ठीक है, मस्ट बी का और नॉट ट्रेसेबल, तो ये किसी ने आज तक प्रूव नहीं किया। तो इसलिए मान के चलते हैं कि जो रिकवरेबल प्रोसेस होंगे इक्विलिब्रियम कंडीशंस के लिए या इक्विलिब्रियम प्रोसेस के लिए वो रिट्रेसेबल भी होंगे, ठीक है। के लिए ये सब जो है एक्सपेरिमेंट से बेस्ड होते हैं, तो इसीलिए हम लोग ने ये कुछ ऑथर्स हैं जो उन्होंने रिकवरेबल और रिट्रेसेबल वर्ड यूज करके डिफाइन किया, ठीक है। तो यहाँ पर रिकवरेबल और रिट्रेसेबल का मतलब। इसी तरह से एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इरिवर्सिबल। जैसे कि हमें पता है कि जो वाटर है वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ जाता है, ठीक है, इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, ठीक है। तो इसी तरह से जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं जैसे विंड का बहना फ्रॉम हाई प्रेशर जोन या जो भी लो प्रेशर जोन होता है वहाँ तक बहना, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ बहना, तो ये सब क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो नेचर में अपने आप होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है इरिवर्सिबल हैं, जब तक आप इसमें कुछ एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाएंगे तो आप उस स्टेट को वापस नहीं गेन कर सकते। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमेशा क्या रहेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसी तरह से इरिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल इट डज नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब क्राइटेरिया ऑफ रिवर्सिबिलिटी आप देख चुके हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग को आपको इनिशियल स्टेट्स पे लाना पड़ेगा, ओके। तो आप आगे देखते हैं। तो
इसमें एक और पॉइंट है कि स्टेट ऑफ द प्रोसेस कैन नॉट बी प्लॉटेड ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम सिंस द पाथ ऑफ द प्रोसेस इज नॉट डिफाइंड। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, पाथ हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उसको पाथ जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रिवर्स होकर आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या होता है, कैन बी प्लॉटेड ऑन बाई कंटिन्यूस लाइन। रिवर्सिबल प्रोसेस को हमेशा कंटिन्यू, इसलिए एक मतलब नोमेनक्लेचर फॉलो किया जाता है, जितने भी रिवर्सल प्रोसेस है उनको कंटिन्यूस लाइन से बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूस लाइन रिवर्सल प्रोसेस। और जितने भी इरिवर्सल प्रोसेस होते हैं उनको डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि उसका पाथ आप ट्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स होती है इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी में। फिर अगला जो टर्म आएगा आपका वो क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अ सिस्टम इज सेड टू बी इन, इसके भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इनकी डेफिनेशन अच्छे से देखते हैं। सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ इट डज नॉट स्पॉन्टेनियसली चेंज इट्स स्टेट after it has been isolated from its surrounding. The word equilibrium implies a state of balance. In equilibrium state, there is no unbalanced potential within the system. तो क्या कह रहे हैं कि कोई भी स्पॉन्टेनियस चेंज नहीं होगा उस स्टेट में। हम कहते हैं स्टेट वन इज एन इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो उस स्टेट में कोई भी चेंज नहीं होगा जब उसको आप सराउंडिंग से अलग रखेंगे, ठीक है, आफ्टर इट हैज़ बीन आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। या सराउंडिंग के साथ भी वो है, तो उसका मतलब क्या है कि जब सराउंडिंग के साथ वो इंटरेक्शन करेगा तो कोई ना कोई प्रोसेस होगा, और वो सराउंडिंग के साथ जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो सिस्टम के उस स्टेट में कोई फर्दर चेंजेस नहीं होगा, हर तरह का बैलेंस रहेगा, बैलेंस पोटेंशियल। तो और वो बैलेंस किस टाइप का इक्विलिब्रियम, उसमें हर तरह का इक्विलिब्रियम मिलेगा। और मेनली जो हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, या किसी और भी तरह का जो भी इक्विलिब्रियम होता है, वो सारे तरह के इक्विलिब्रियम मिलेंगे, तभी आप उन्हें क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर होगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब हो जाएगा आपका मैकेनिकल जितने भी फोर्सेज हैं वो है। केमिकल रिएक्शन नहीं होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में। फेज इक्विलिब्रियम में सारे फेज आपके उसके इक्विलिब्रियम में रहेंगे, कोई फर्दर रिएक्शंस नहीं होगा। ओके, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या है, इफ द टेम्परेचर इज सेम थ्रू आउट द सिस्टम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में इट इज रिलेटेड टू प्रेशर एंड वेलोसिटी। अ सिस्टम इज सेड टू बी मैकेनिकल इफ देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, वेलोसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट एनी, ठीक है। तो प्रेशर को हम लोग फोर्स से भी रिलेट कर सकते हैं, तो इसलिए मेनली मैकेनिकल में फोर्स भी बैलेंस रहेगा आपका। फिर इसी तरह से फेज इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, टू फेजेस क्या होंगे इन फेज इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है, रिएक्ट नहीं करेगा एक दूसरे से। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपका कोई केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस नहीं होगा। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में प्रेशर रहेगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल आपका उसमें चेंज नहीं होता, इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम, फिर स्पीसीज इक्विलिब्रियम, फिर थर्मल, केमिकल, तो कई जो भी तरह का नो इंट्रैक्शन बिटवीन देम अकर। साइकिल किसे कहेंगे, साइकिल हम कहेंगे व्हेन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम। मतलब आपका एक प्रोसेस था, आपने यहाँ से स्टार्ट किया और आप घूम के या तो सेम पाथ या किसी और पाथ से वापस यहीं पे आ गए वन पे, वन से टू गए, फिर टू से वन हो गए। तो क्या कह रहा है आपका, व्हेन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम, इनिशियल पहले यहाँ से स्टेट और फाइनल आप वापस वन तक पहुँच गए, तो ये आपका क्या कहलाएगा, दैट इज साइकिल। ओके, फिर आपका देखते हैं कि कितने टाइप के साइकिल होते हैं, दैट इज मैकेनिकल एंड थर्मोडायनेमिक साइकिल। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होता है। थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या कहता है, क्या सिस्टम process is said to go through a thermodynamic cycle when the final state of the process is same as the initial state of process। जो भी आपका initial state था प्रोसेस का, तो थर्मोडायनेमिक साइकिल एक कंप्लीट करने के बाद फाइनल जो स्टेट होगा वो इनिशियल स्टेट के बराबर होगा, ठीक है। इफ अ प्रोसेस ऑफ पाथ क्लोज बैक itself so repeated periodically in time then the thermodynamic process is called थर्मोडायनेमिक साइकिल। मतलब एक कोई पाथ फॉलो करेगा जिसका इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होगा और ये रिपीट होता रहेगा। तो हीट इंजन ऑपरेट, कुछ कीवर्ड देखिएगा, हीट इंजन ऑपरेट ऑन अ थर्मोडायनेमिक और अ मैकेनिकल साइकिल होते हैं हीट इंजन। इफ अ हीट इंजन ऑपरेट्स ऑन अ थर्मोडायनेमिक साइकिल देन द सेम क्वांटिटी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस अंडर गोज। एक जो क्वांटिटी लेट m1 आपने लिया, वो आपने वर्किंग सब्सटेंस था, ठीक है, वो अंडर गोज इन ऑल प्रोसेस इन द साइकिल एंड रिटर्न टू इट ओरिजिनल स्टेट। जिस भी स्टेट से वो स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, घूम के वापस जब आएगा तो वो उसी स्टेट पे मिलेगा। एन एग्जांपल ऑफ हीट इंजन ऑपरेटिंग ऑन थर्मोडायनेमिक साइकिल इज क्या, स्टीम पावर प्लांट का आप एग्जांपल है, तो क्वांटिटी ऑफ वर्किंग फ्लूइड क्या, वाटर रिटर्न टू इट बॉयलर ऑन कंप्लीटेशन ऑफ साइकिल। तो वाटर के फॉर्म में बॉयलर से स्टार्ट होता है और लास्ट में क्या होगा, बॉयलर में वाटर के फॉर्म में ही वो रिटर्न होगा। तो ये आपका आएगा थर्मोडायनेमिक साइकिल, ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से क्लासिफिकेशन
ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल को फर्दर हम लोग अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया, जैसे पावर साइकिल भी बोल सकते हैं, एक मिनट, पावर साइकिल भी बोल सकते हैं, एंड आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल भी बोल सकते हैं। तो पावर साइकिल क्या हो जाएगा, दोज डिवाइसेस सिस्टम विच प्रोड्यूसेस नेट पावर आउटपुट, तो जो पावर आउटपुट देते हैं जैसे कि इंजन्स हो गए, ठीक है, तो उन्हें हम लोग पावर साइकिल्स कहते हैं। तो हीट इंजन्स एंड अदर साइक्लिक डिवाइसेस विच इन्वॉल्व्स a fluid to and from which heat is transferred while undergoing a cycle, ठीक है, तो वो पावर साइकिल होंगे। रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होगा, जो हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देते हैं और जिसके ऊपर हम लोग हीट कुछ वर्क करते हैं, जैसे हीट पंप्स हो गए, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल्स में आएगा। कुछ लोग थर्मोडायनेमिक साइकिल को गैस साइकिल्स और वेपर साइकिल में भी डिवाइड करते हैं। इन गैस साइकिल में वर्किंग फ्लूइड क्या होगा, गैसियस मीडियम में रहेगा, और इन वेपर साइकिल में वर्किंग फ्लूइड एग्जिस्ट इन वेपर फेज ड्यूरिंग अ पार्ट ऑफ द साइकिल एंड लिक्विड फेज इन अनदर पार्ट। कुछ ने थर्मोडायनेमिक साइकिल को क्या बोला कि क्लोज साइकिल होगा और ओपन साइकिल होगा, ठीक है, इन क्लोज साइकिल में वर्किंग फ्लूइड इज रिटर्न टू इनिशियल स्टेट एट द एंड ऑफ द साइकिल एंड इज रीसर्कुलेटेड, जैसे फ्रियोन इन एयर कंडीशनर में आप देखेंगे, फ्रियोन इनिशियल जो भी स्टेट था वर्किंग फ्लूइड काम करने के बाद वापस लास्ट में जब वो क्लोज होगा तो वो उसी फॉर्म में वापस आ जाएगा उस पॉइंट पे। ओपन साइकिल किसे बोलेंगे, ओपन साइकिल वर्किंग फ्लूइड इज रीन्यूड एट एंड ऑफ साइकिल इंस्टेड ऑफ बीइंग रीसर्कुलेटेड। तो क्लोज साइकिल में आपने देखा हुआ सेम जो फ्लूइड है रीसर्कुलेट करता रहता है, बट ओपन साइकिल में एक फ्रेश आपका जो चार्ज होगा फ्लूइड का वो हमेशा जाएगा। दैट इज इन ऑटोमोबाइल में आप देखिए, आपका पेट्रोल यूज हुआ, कंबशन हुआ, खत्म हो गया, फिर आपके नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, कंबशन स्टार्ट होगा, फ्रेश चार्ज चलेगा। तो इंटरनल कंबशन इंजन ऑपरेट्स ऑन मैकेनिकल साइकिल, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये थर्मोडायनेमिक साइकिल की कैटेगरी में क्या कह रहा है कि इंटरनल जो कंबशन है वो मैकेनिकल साइकिल की कैटेगरी में आ रहा है। रिटर्न्स टू इट्स पिस्टन रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एट एंड ऑफ ईच रेवोल्यूशन, द वर्किंग फ्लूइड डज नॉट अंडरगो अ कंप्लीट थर्मोडायनेमिक साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको जो पिस्टन है वो तो आपके ओरिजिनल पोजीशन पे आ जा रहा है रिटर्न करने के बाद एक कंप्लीट रेवोल्यूशंस के बाद, बट जो वर्किंग फ्लूइड है वो नहीं आता, ठीक है। तो ये जो ओपन साइकिल में जो आप थर्मोडायनेमिक साइकिल को ट्रीट कर रहा है, तो ये एक तरह से क्या है, ये मैकेनिकल साइकिल की कैटेगरी में जाता है, ठीक है। इट इज थ्रोन आउट ऑफ द इंजन एट सम पॉइंट इन साइकिल एज एग्जॉस्ट गैसेस, तो हमें पता है कि वो बर्न होने के बाद जो है जो भी आपका उसका फ्लूइड था वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ठीक है, तो दो वर्ड साइकिल यूज इज रेफरेंस टू एन इंटरनल कंबशन वाज टेक्निकली इनकरेक्ट। यहाँ पर जो हम लोग ने साइकिल वर्ड यूज कर रहे हैं, जैसे इसी कंडीशन को हम लोग देखें कि इस पॉइंट पे हमारा काफ़ी थोड़ा सा एक मतलब फुलफिल नहीं हो रहा है कि इनिशियल और फाइनल की थर्मोडायनेमिक साइकिल को हम क्लोज और ओपन साइकिल में डिफाइन तो कर दिया, बट इस ओपन साइकिल में हम देखिए जो हमारा फ्लूइड है वो ओरिजिनल आपके स्टेट पे नहीं आ रहा है, ठीक है, हमें नया फ्लूइड डालना पड़ रहा है। तो ये वर्ड साइकिल यूज करना इन रेफरेंस टू इंटरनल कंबशन इज टेक्निकली इनकरेक्ट सिंस द वर्किंग फ्लूइड डज नॉट अंडरगो अ थर्मोडायनेमिक साइकिल, एयर एंटर्स द इंजन मिक्सर विद फ्यूल एंड अंडरगो। तो इसी तरह से ये थोड़ा सा इनकरेक्ट है बट लोगों ने किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये टेक्निकली राइट नहीं है साइकिल वर्ड यूज़ करना इंटरनल कंबशन इंजन के रिस्पेक्ट में, जहां हम लोग ने ओपन साइकिल्स बोला, ठीक है। दिस ऑफन रिफर टू एन ओपन साइकिल बट वी शुड कीप इन माइंड थर्मोडायनेमिक साइकिल डज नॉट रियली अक्कर। भले ही हम लोग इसको ओपन साइकिल को थर्मोडायनेमिक साइकिल की कैटेगरी में रख दिया है, बट ये this is often referred to an open cycle, but we should keep in mind a thermodynamic cycle does not really occur. But real sense में thermodynamic cycle नहीं हो रही है। The engine itself operates in what we call a mechanical cycle, और उसका जो इंजन है वो क्या ऑपरेट करता है, हमने देखा वो एक मैकेनिकल साइकिल को फॉलो करता है। बट however we analyze an internal combustion engine as though working on operated on a cycle, it approximation that allows us to predict influence of the engines so efficiency and fuel consumption। बट हम जब भी इंटरनल कंबशन इंजन के एनालिसिस करते हैं तो उसको हम लोग क्या थर्मोडायनेमिक साइकिल एक मान के चलते हैं और उसी हिसाब से एनालिसिस करते हैं, बट हमें पता है टेक्निकली ये करेक्ट नहीं है इंटरनल कंबशन इंजन को एक थर्मोडायनेमिक साइकिल की तरह ट्रीट करना, बट सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग करते हैं। अब देखते हैं मैकेनिकल साइकिल्स, थर्मोडायनेमिक साइकिल्स आपका हो गया, ओके। तो मैकेनिकल साइकिल्स में क्या होगा, एन इंटरनल कंबशन इंजन हमें पता है, गैस टरबाइन सॉकेट इंजन, तो ये क्या इसमें क्या होता है कि such engines do not operate on a thermodynamic cycle but operate on a mechanical cycle। तो ऐसे जो इंजन्स होते हैं वो थर्मोडायनेमिक साइकिल पे ऑपरेट नहीं करते हैं, मैकेनिकल साइकिल में कहते हैं। इंजन इज सेड टू बी ऑपरेट ऑन मैकेनिकल साइकिल व्हेन द वर्किंग पार्ट्स, वहाँ पे क्या था फ्लूइड था,
जो भी आपका वर्किंग सब्सटेंस है, बट यहाँ पे क्या वर्किंग पार्ट ऑफ द इंजन रिटर्न टू देयर ओरिजिनल प्लेस आफ्टर वन कंप्लीट साइकिल। आपको पता है पिस्टन कंबशन होने के बाद वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड थर्मोडायनेमिक साइकिल। क्या है, इन मैकेनिकल साइकिल ऑल मैकेनिकल कंपोनेंट बिगन एंड एट द सेम ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। एक मैकेनिकल साइकिल में अगर हम बात करें तो सारा जो मतलब पार्ट है वो स्टार्टिंग और एंड में सेम ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा, सेम पोजीशंस पे रहेगा स्टार्टिंग और एंड में साइकिल जब भी कंप्लीट करेगा। ओके, फिर फॉर एग्जांपल इंजन ऑफ एन ऑटोमोबाइल जो होता है वो गोज अ मैकेनिकल साइकिल वंस पर टू क्रैंकशाफ्ट रोटेशन फॉर अ फोर स्टेप इंजन, बट इट डज नॉट गो थ्रू अ थर्मोडायनेमिक साइकिल। ठीक है, फॉर एन ऑटोमोबाइल इंजन टू गो थ्रू अ थर्मोडायनेमिक साइकिल इंजन एग्जॉस्ट वुड हैव टू बी कन्वर्टेड। अगर कोई बोलता है कि उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो भी इसको एग्जॉस्ट में जो भी गैसेज या एयर फ्यूल निकल रहा है उसको इनिशियल स्टेट में लाना पड़ेगा किसी तरह से, तभी वो थर्मोडायनेमिक साइकिल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, तो मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस रिक्वायर्ड फॉर अ साइकिल, क्या मिनिमम नंबर अगर किसी चीज़ को हम साइकिल बनाने के लिए कितने प्रोसेस चाहिए, वो टू चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे वन यहाँ से गया टू में, और दूसरा प्रोसेस आपका क्या चाहिए इनिशियली। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे आप ये गए फिर आप यहाँ आए फिर आप ये जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तीन प्रोसेस, बट मिनिमम कितना चाहिए दो। तो वही लिखा हुआ है मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस जो हमारा चाहिए एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, दैट इज टू। फिर चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ साइकिल इज जीरो, ये भी आपका अगला इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका कोई प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस दिया है, ठीक है, और आपको पूछा है प्रेशर में कितना चेंज आया। आपको पता है यहाँ पे इनिशियली कितना था P1 था, और फाइनल भी कितना हुआ आपका P1, तो P1 माइनस P1 कितना हो जाएगा आपका जीरो साइक्लिक प्रोसेस में, क्योंकि पता है आपको इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है और प्रॉपर्टीज का चेंज आपको पता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपका साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी का चेंज अगर निकालने के लिए बोला है वो जीरो आएगा। तो ये थे कुछ मोटा मोटा साइकिल, दैट इज मैकेनिकल साइकिल और आपका थर्मोडायनेमिक साइकिल। एक चीज़ बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो ये ओपन साइकिल को एग्जैक्टली हम लोग ने थर्मोडायनेमिक साइकिल की कैटेगरी में कुछ ऑथर्स ने मतलब रखा हुआ है, तो वो हमने देखा कि वो कम्प्लीटली उसको थर्मोडायनेमिक साइकिल बोलना सही नहीं है, क्योंकि वो एग्जैक्टली वर्क किस पे करता है, मैकेनिकल साइकिल पे। बट यहाँ पे वर्किंग फ्लूइड एक का कॉन्सेप्ट आया था, वर्किंग फ्लूइड। ठीक है, इसलिए हमें पता है थर्मोडायनेमिक साइकिल में वर्किंग फ्लूइड, तो उसके रिस्पेक्ट में उन्होंने डिफाइन कर दिया कि क्लोज साइकिल में वर्किंग जो फ्लूइड होगा वो रीसर्कुलेट होता रहेगा, और ओपन साइकिल में क्या होगा वो रीसर्कुलेट नहीं होगा। बस ये थोड़ा सा आपको याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर और जनरल एनर्जी एनालिसिस। तो हम लोग ने अभी देखा एनर्जी का, हम लोग काफ़ी टर्म्स पढ़ के आए कि वेदर वी रियलाइज और नॉट एनर्जी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन डेली लाइफ। हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, कई सारा चीज़ एनर्जी का फॉर्म में देखते हैं, थर्मल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, न्यूक्लियर, इवन मास कैन बी कंसिडर। और मास को भी हम फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू mc², फेमस आपका इक्वेशन है। ठीक है, तो एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम टू और फ्रॉम क्लोज सिस्टम, या तो सिस्टम के अंदर एनर्जी आ सकती है या सिस्टम के बाहर जा सकती है, किस फॉर्म में, हीट एंड वर्क के, ये भी देख चुके हैं। नोट दैट एनर्जी इज कंजर्व ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग the refrigerator place in the room. Electrical energy is converted into equal amount of thermal energy stored in a room. हमने आगे भी देखेंगे या फर्स्ट लॉ से देखेंगे कि क्या बोलते हैं एनर्जी कंजर्व रहते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि आप जब रेफ्रिजरेटर चलाते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इक्वल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर। ये एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस यहाँ पे बोल रहा है कि इफ एनर्जी is already conserved, then why all those speeches or energy conservation and measures taken to conserve energy। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जैसे आपको पता है, ये मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था कि जब हम लोग बोल ही रहे हैं कि एनर्जी कंजर्व रहता है, फर्स्ट लॉ में भी देखेंगे, तो फिर इतनी जो स्पीचेस दी जाती हैं सब जगह कि एनर्जी बचाइए, बिजली बचाइए, क्यों बोलते हैं कि एनर्जी तो कंजर्व रहती है, बचाने की क्या ज़रूरत है। तो वहाँ पर जब भी वो एनर्जी कंजर्वेशन से उसका क्या मतलब होता है, एनर्जी कंजर्वेशन से उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, इट इज़ मेंट बाय कंजर्वेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ एनर्जी नॉट क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ तो दो वर्ड आपका निकल के आएगा, दैट इज क्वालिटी ऑफ एनर्जी, ध्यान रखिएगा, और एक क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। ये हम लोग अभी फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ देखेंगे एंट्रोपी की हेल्प से, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल करेंगे। तो जो भी एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं वो क्वांटिटी फॉर्म में तो कंजर्व्ड रहती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं एनर्जी इज कंजर्व क्वांटिटी फॉर्म में, बट
क्वालिटी फॉर्म में क्या है वो कंजर्व नहीं रहते, इसीलिए हमको बोला जाता है कि एनर्जी का बचाइए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सेव करिए। ये हम और डिटेल में देखेंगे तो वहीं पे देख लेंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एनर्जी फॉर एग्जांपल कैन बी कन्वर्टेड। तो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एनर्जी किनको बोलेंगे? दैट कैन बी कन्वर्टेड टू एन इक्वल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी कॉल हीट। तो जिस भी टाइप ऑफ एनर्जी को आप उसका पूरा कंप्लीट कन्वर्जन हीट में कर सके वो हाई हाई क्वालिटी ऑफ एनर्जी, ठीक है, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ, सॉरी, मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एनर्जी है, और ये इसको हम लोग कंप्लीट कन्वर्जन किस में कर सकते हैं? अमाउंट ऑफ हीट, बट ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी विच इज लोएस्ट क्वालिटी ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो थर्मल एनर्जी इन फॉर्म में हीट है, तो हीट को इसलिए क्या बोला जाता है? लो ग्रेड एनर्जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी का आप कुछ ही हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे, पूरा हिस्सा कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, बट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं हीट में। तो हीट हमारा क्या हो जाएगा? हीट का हमने देखा कंप्लीट कन्वर्जन, आपको कहीं पे थर्मल एनर्जी या हीट मिल रही है तो उसका कंप्लीट कन्वर्जन आप वर्क या इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो इट इज़ लो ग्रेड एनर्जी, ठीक है। ये लो ग्रेड हाई ग्रेड अभी फिर से आएगा तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो अभी क्या है, हीट क्या लो ग्रेड एनर्जी है, और वर्क या इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा? हाई ग्रेड एनर्जी, ठीक है। अभी हम लोग वर्क और हीट वाले चैप्टर में फिर से डिफाइन करेंगे ये चीज़। तो आइए आगे देखते हैं एनर्जी। तो एनर्जी इज ऑफन डिफाइंड टू कैपेसिटी और डू डू वर्क, ठीक है। तो एनर्जी कई सारे फॉर्म होंगे, जनरली तीन फॉर्म्स में, डेट इज मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी हुई है एनर्जी की, तो वो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या है, जैसे कि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट अकर्स विद इन द सिस्टम बट द ड्राइविंग फोर्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सराउंडिंग एंड एक्सटर्नल टू द सिस्टम एंड सराउंडिंग। हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट होता है किसी सिस्टम में, बट जो उसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, तो सराउंडिंग एंड सिस्टम के बीच के बाउंड्री के बीच में। तो ये सब हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको टाइम लगे तो ये चीज़ पढ़ सकते हैं कि बाय डेफिनेशन जैसे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज अ रीजन ऑफ जीरो थिकनेस कंटेनिंग नो मैटर। हम लोग क्या बोलते हैं कि बाउंड्री के पास कोई भी मास या कोई भी एनर्जी नहीं रहेगी, वो जीरो थिकनेस है, ठीक है, तो कोई मैटर नहीं है उसके पास। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। बट हमारा यहाँ जो मेन मकसद है वो तीन फॉर्म ऑफ एनर्जी को डिस्कस करना है। तो जो पहले मोड्स हमने देखे थे, जो ये दो मोड हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी और मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, वो किस कैटेगरी में आएंगे? मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक, ध्यान रखिएगा। इफ अ बॉडी इज एक्सलेटेड इनिशियल टू v1 टू v2, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी देनी है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, उनका चेंज देना हो तो इस फॉर्मूले से आएगा। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा? mgh, दैट इज हाइट का डिफरेंस जो भी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी रेडली कन्वर्टेड इनटू। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कंप्लीट कन्वर्जन हो सकता है वर्क में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सेंटेंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड, ठीक है, वर्क में। पूरा कंप्लीट कन्वर्जन हो सकता है वर्क में, तो जिसका कंप्लीट कन्वर्जन हो सकता है वर्क में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका हाई ग्रेड एनर्जी, और जिसका कंप्लीट कन्वर्जन नहीं हो सकता वो लो ग्रेड एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कंप्लीट कन्वर्जन होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का वर्क में। फिर ये तो दोनों हो गए माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोपिक एनर्जी। माइक्रोस्कोपिक मतलब एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स के अंदर एनर्जी रहती है, जैसे कि ट्रांसलेशन एनर्जी, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो ये सब हम लोग ने बोला कि ये एप्सिलॉन ई जो है रिप्रेजेंट करता है एनर्जी वन मॉलिक्यूल के इसके अंदर ट्रांस जितनी भी तरह की एनर्जी होती है, ठीक है। और इसको हम लोग ने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज एन कितना है सिस्टम में, तो इंटरनल एनर्जी को जो डिफाइन करते हैं वो हो गया एन इंटू एप्सिलॉन, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर कितनी एनर्जी है और उसी को हम नंबर एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा इंटरनल एनर्जी वगैरह। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। द इंटरनल एनर्जी इज ड्यू टू रैंडम मोशंस और डिसऑर्गेनाइज्ड मोशंस ऑफ द मॉलिक्यूल, जो भी उसका जो मोशंस होता है, ठीक है। मोशन होगा तभी ये ट्रांसलेशन एनर्जी, रोटेशनल, अगर मोशन नहीं है, अगर स्टैटिक है जीरो, तो ये सब सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगी। तो इसलिए इंटरनल एनर्जी रैंडम मोशंस की वजह से आती है, ठीक है। The forms of energy already discussed which constitute the total energy of system can be contained or stored in a system and thus can be viewed as a static form of the energy। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जितनी भी एनर्जी हम लोग ने डिफाइन की
पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, ये सब कहते हैं एक सिस्टम के अंदर स्टोर्ड रहती है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको स्टैटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी नॉट स्टोर्ड इन द सिस्टम इज नोन एज डायनेमिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और एनर्जी इंट्रैक्शन। और जो कि सिस्टम में स्टोर्ड ना रहे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी इंट्रैक्शंस। ठीक है, तो डायनेमिक फॉर्म ऑफ एनर्जी आर रिकॉग्नाइज्ड एट सिस्टम बाउंड्री। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी डायनेमिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होंगी, दैट इज हीट एंड वर्क, वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, अगर आप सिस्टम बाउंड्री पे खड़े होंगे तो सिस्टम बाउंड्री एज दे क्रॉस इट दे रिप्रेजेंट एनर्जी गेन्ड और लॉस बाय द सिस्टम ड्यूरिंग अ प्रोसेस। तो यहाँ पे दो मोटा मोटा चीज़ है कि आप उसको बाउंड्री पे होंगे तभी, या उस बाउंड्री को वो एनर्जी क्रॉस करेगी तभी वो डायनेमिक फॉर्म ऑफ एनर्जी कहलाएगी। ओके, देयर आर ओनली टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इंट्रैक्शन एसोसिएटेड विद अ क्लोज सिस्टम। अगर आपके पास गिवन है कि क्लोज सिस्टम है तो वहाँ पर दो ही फॉर्म का एनर्जी ट्रांसफर होगा, दैट इज हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब एनर्जी को आपको पहचानना है कि उसमें से वर्क और हीट कौन सा है। तो हीट में क्या हो जाएगा, हीट इफ इट्स ड्राइविंग फोर्स जो उसका होगा, किसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होगा तो उसको हम लोग हीट बोलेंगे। ठीक है, और जब एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो एक और इसमें ऐड हो जाएगा, तो वो हम लोग वहीं पे देखेंगे। पर याद रखिएगा एंट्रोपी कॉन्सेप्ट से हम लोग हीट ट्रांसफर और वर्क को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से नहीं हो रहा है तो वो जाहिर सी बात है वर्क की वजह से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिखा है, द ऑर्गेनाइज एनर्जी इज मच मोर वैल्यूबल देन द डिसऑर्गेनाइज एनर्जी। और जैसा कि हमें नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी क्या होता है कि हमारे लिए जो काम की चीज़ होती है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में अगर हो तो वो ज़्यादा काम की है, तो ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूबल होती है। ठीक है, और मेजर एप्लीकेशन ऑफ एरिया ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कन्वर्जन ऑफ डिसऑर्गेनाइज एनर्जी, जो कि एक हीट होती है, डायरेक्टली आप हीट को यूज़ नहीं कर सकते, उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, दैट इज़ वर्क। ठीक है, so you will also see that organized energy can be converted to disorganized energy completely। तो एक organized energy को that is work को आप complete convert कर सकते हैं disorganized form that is heat, but only a fraction of disorganized energy can be converted to a organized energy। मतलब आप हीट का कुछ ही हिस्सा डायरेक्ट वर्क में कन्वर्ट कर पाएंगे जो कि आपका वर्क है। ठीक है, और किसकी मदद से कर पाएंगे, डेट इज हीट इंजन्स या कार इंजन्स या पावर प्लांट्स। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मैं अगर यहाँ पे आपको बनाता हूँ कि हीट एच कंप्लीट कन्वर्जन की बात करें तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इनटू वर्क। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि वर्क का कंप्लीट कन्वर्जन अगर हमें हीट में करना है, ठीक है, दैट इज़ पॉसिबल। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, हीट हमारा क्या है, दैट इज़ लो ग्रेड एनर्जी। ठीक है, और ये क्या है आपका हाई ग्रेड एनर्जी, हाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखना और ये क्या होगा, डिसऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सेंटेंस में लिखा हुआ, ये क्या है ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो किसका कंप्लीट कन्वर्जन हो सकता है वो भी ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये भी आया, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एंड ही ग्रेड, ही मतलब हाई ग्रेड एनर्जी। ठीक है, फिर आपका एक टर्म आएगा डेट इज मैकेनिकल एनर्जी। जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा, डेट इज बर्नौली थ्योरम में। तो मैकेनिकल एनर्जी किसको कहते हैं वो देख लीजिए। द मैकेनिकल एनर्जी इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट बी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल वर्क कंप्लीटली। तो जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मैंने बोला जिनको आप मैकेनिकल वर्क में कंप्लीट कन्वर्जन कर सकते हैं डायरेक्टली बाय एन आइडियल मैकेनिकल डिवाइस कुछ लगा दे जैसे टर्बाइन आइडियल, तो वो मैकेनिकल एनर्जी आएगा। तो जैसे मैंने बोला था काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज आर फेमिलियर फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जिनका कंप्लीट कन्वर्जन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप उनको मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। तो पंप आपको पता है ट्रांसफर मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड बाय रेजिंग इट प्रेशर एंड अ टरबाइन एक्सट्रैक्ट्स मैकेनिकल। तो पंप जो क्या होता है कि आपको फ्लूइड का जो है वो एनर्जी बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है, बाय रेजिंग इट्स प्रेशर। और टरबाइन क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी ले लेता है और उसमें प्रेशर का ड्रॉप हो जाता है। इसी तरह से देयरफॉर प्रेशर ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड एसोसिएटेड विद इट मैकेनिकल एनर्जी। इसीलिए हमने देखा यहाँ पे जो टर्म आ रहा था दैट इज बाय रेजिंग इट प्रेशर एंड बाय ड्रॉपिंग इट्स प्रेशर, तो मैकेनिकल एनर्जी में चेंजेस मिल रहे थे आपको। ठीक है, एक्सट्रैक्ट और घट रहा था और एक में बढ़ रहा था।
तो इसीलिए हम इनडायरेक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर प्रेशर ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड, जो फ्लोइंग फ्लूइड है उसका जो प्रेशर है उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट प्रेशर की यूनिट क्या है, पास्कल होती है। पास्कल की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ये हटा दीजिएगा, डबल लग गया, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, ठीक है। मीटर मीटर से ऊपर डिवाइड करेंगे तो न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल पर मीटर क्यूब। और जूल क्या होता है आपका, एनर्जी की यूनिट होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, पर यूनिट वॉल्यूम। एंड द प्रोडक्ट पी स्पेसिफिक वॉल्यूम, इट्स इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पी अपॉन रो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पी है और स्पेसिफिक वॉल्यूम की जगह डिवाइडेड बाय 1/रो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग ने डिफाइन किया हुआ पहले ही, रो और स्पेसिफिक वॉल्यूम में क्या डेफिनेशंस, क्या रिलेशंस है, ठीक है। जैसे हम लोग ने वहाँ पे बोला था, ये क्या बोला था कि मास अपॉन वॉल्यूम को क्या डिफाइन किया था हम लोग ने, रो, ठीक है। और अगर हम लोग को स्पेसिफिक वॉल्यूम डिफाइन करना है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या था, दैट इज वॉल्यूम को डिवाइड कर दें स्पेसिफिक क्वांटिटी को पर यूनिट मास से, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन क्वांटिटी क्या हो जाएगी, रो। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है आपकी, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, पी बाई रो। और इसकी यूनिट क्या है, दैट इज हमने देखा यहाँ प्रेशर का क्या है, जूल पर मीटर क्यूब आ गया था, ठीक है। और स्पेसिफिक वॉल्यूम कर दिया था पर यूनिट मास, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केजी, दैट इज एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। तो थोड़ा ये एनर्जी का या जो इनकी डायमेंशंस है एक बार खुद से भी कैलकुलेट करिएगा ये कैसे आ रहा है, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम हो, वॉल्यूम को फिर हम लोग ने चेंज किया क्या, स्पेसिफिक वॉल्यूम में। तो नोट दैट प्रेशर इटसेल्फ इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये अपने आप में एनर्जी का फॉर्म नहीं है, बट प्रेशर फोर्स एक्टिंग ऑन अ फ्लूइड थ्रू अ डिस्टेंस प्रोड्यूसेस वर्क। तो एक जो प्रेशर फोर्स अप्लाई होता है और वो कुछ डिस्टेंस तक ट्रैवल करता है, वो वर्क हमें देता है, कॉल्ड फ्लो वर्क, रो वी। ये फ्लो वर्क भी हम लोग आगे और पढ़ेंगे। तो फ्लो वर्क वो हमारे लिए एनर्जी का फॉर्म है। तो फ्लो वर्क इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड इट इज कन्वीनियंट टू व्यू अ पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। तो फ्लोइंग फ्लूइड के पास जो एनर्जी का फॉर्म रहता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज फ्लो वर्क, ठीक है, फ्लोइंग फ्लूइड का। एंड इट इज कॉल्ड फ्लो एनर्जी, बाद में बहुत आएगा जब ओपन सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, जब से मास अंदर जाता है मास बाहर आता है तो उसके साथ एसोसिएटेड क्या होता है, फ्लो वर्क। फ्लोइंग फ्लूइड के पास जो एनर्जी रहेगी उसे हम लोग फ्लो वर्क कहेंगे। तो देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी का हम लोग किसको एक्सप्रेस सकते हैं, पर यूनिट मास में, पी बाई रो प्रेशर वाला टर्म, ठीक है, या फ्लो वर्क वाला। फिर काइनेटिक एनर्जी आपका वी स्क्वायर बाई 2, और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी, और यही आपको बर्नौली में इक्वेशन बनता है, मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी बर्नौली बोलता है। तो यहीं पे वो कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत, इसीलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। अब हमने देखा टाइप्स ऑफ की एनर्जी कितने फॉर्म्स में थे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो पहला क्या है, एनर्जी ट्रांसफर इन फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसफर बिटवीन टू सिस्टम्स और अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, दो सिस्टम के बीच में या तो सिस्टम में सराउंडिंग के बीच में, बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होगा तो हम उसको हीट बोलेंगे, ओके। तो यहाँ पे एक और टर्म आएगा, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। अभी मैं बाद में और डिफाइन करूंगा एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का होता है जहाँ पे हीट ट्रांसफर आपका जीरो, ग्रीक वर्ड से आता है एडियाबैटोस, विच मीन्स नॉट टू बी पास्ड, मतलब हीट पास करने नहीं देगा, नॉट टू बी पास्ड। तो एडियाबैटिक प्रोसेस, ओके। तो ये हो गया हीट ट्रांसफर, ओके। उसके बाद एनर्जी ट्रांसफर बाय वर्क। वर्क इज एनर्जी ट्रांसफर एसोसिएटेड विद अ फोर्स एक्टिंग थ्रू अ डिस्टेंस। एक कोई फोर्स होगा, ठीक है, फोर्स अप्लाई होगा कहीं पे भी, यहाँ पे फोर्स अप्लाई है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर और ये कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा dx, ठीक है, और ये फोर्स है। तो आप उसको क्या कहेंगे, एफ डी एक्स आपका हो गया। तो ये आपका एनर्जी ट्रांसफर किसकी वजह से हो रहा है, फोर्स एक्टिंग थ्रू अ डिस्टेंस, जैसे कि राइजिंग पिस्टन, रोटेटिंग शाफ्ट, कुछ भी। तो हीट ट्रांसफर टू अ सिस्टम एंड वर्क डन। अब हमें क्या होगा कि हमें पता है हीट एंड वर्क क्या है, डायरेक्शनल क्वांटिटीज है, ठीक है। इनको डायरेक्शन डिफाइन करना, दस अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ हीट एंड वर्क इंटरेक्शन रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा दोनों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, हमें चाहिए।
टू अडॉप्ट अ साइन कन्वेंशन। इसके लिए अब क्या होगा, अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़े जाता हूँ कि किसी स्टूडेंट ने पूछा था, तो ये आप मतलब इसको ढूंढ के रखेंगे कि हीट एंड वर्क हमें पता है, डायरेक्शनल क्वांटिटीज बोल रहे हैं हम, कि हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, तो क्या ये वेक्टर होता है या स्टैटिक होता है? इसका और डिस्कशन हम नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे, या आप मेरे कमेंट सेक्शन में इसको मेरे को बोलिएगा कि हीट और वर्क, किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन था या तो इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे हमने देखा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देना पड़ेगा, तो हीट और वर्क आर वेक्टर क्वांटिटीज और स्टैटिक क्वांटिटीज, और अपना उसके साथ जस्टिफाई करिएगा, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर ऑफ अ सिस्टम, तो हमने बोला कि इसको डायरेक्शन देखना पड़ेगा, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग डिफाइन क्या करते हैं कि हीट ट्रांसफर टू अ सिस्टम और वर्क डन बाय अ सिस्टम को पॉजिटिव बोलेंगे। अगर कहीं सेंटेंस लिखा है कि हीट ट्रांसफर, हीट जो है बाहर से सिस्टम की तरफ आ रही है हीट, तो हम लोग क्या कहेंगे, वो पॉजिटिव है। और अगर अगर हमारा सिस्टम वर्क कर रहा होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम अगर कहीं पे लिखा हुआ है, तो वो उसको पॉजिटिव बोलेंगे। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम आर नेगेटिव। तो यहाँ पे ऑन द सिस्टम मतलब सिस्टम के ऊपर अगर कुछ काम हो रहा होगा तो उसको हम लोग नेगेटिव बोलेंगे। और ये टर्म एकदम आर्बिट्री है, अगर आप इसके ठीक अपोजिट काम करेंगे तो उसको आपको स्पेशली मेंशन करना पड़ेगा कि हमने ये नोटेशन फॉलो किया, और उस पर रिस्पेक्ट में आंसर आएगा। पर जनरली बुक में ये एक स्टैंडर्ड फॉलो किया गया, तो इसीलिए यही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी आप अपना भी डिफाइन कर सकते थे इसके ठीक अपोजिट, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे क्या है आपका, कि हीट एंड वर्क आर एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म। तो ये जैसे बोला हुआ है इसमें कि ये एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म है, जब भी ट्रांसफर होगी एनर्जी तब आप उसको हीट एंड वर्क देख पाएंगे, ठीक है। तो दो कुछ पॉइंट्स है वो देख लीजिए, बोथ आर रिकॉग्नाइज्ड एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम एज दे क्रॉस द बाउंड्री। तो दोनों हीट और वर्क आपको कहाँ दिखेंगे, बाउंड्री पे। आप जब खड़े हो जाएंगे तो आपको अगर कोई भी एनर्जी पास होते हुए दिखेगी बाउंड्री पे, तो वो आप क्या कह देंगे, वो या तो हीट है या तो वर्क है, ओके। सिस्टम पोजेसेस एनर्जी बट नॉट और हीट और वर्क। सिस्टम के अंदर पोजेस क्या होती है, वो एनर्जी होती है इन फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, जो हम लोग ने देखी थी। बट कभी भी सिस्टम जो है हीट और वर्क को पोजेस नहीं कर सकता, इसलिए वो बाउंड्री फिनोमेना, बोथ आर एसोसिएटेड विद अ प्रोसेस नॉट अ स्टेट। तो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से डिफाइन नहीं करेंगे, बट जब कोई प्रोसेस होगा बीच में तभी हम बोलेंगे कि इस प्रोसेस के बीच में क्या हीट है और क्या वर्क है। अनलाइक प्रॉपर्टीज, हीट एंड वर्क हैज नो मीनिंग एट स्टेट। एक पर्टिकुलर स्टेट पे कभी नहीं बोलेंगे कि स्टेट वन पे आप बताओ हीट कितना है या वर्क कितना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे बोथ आर पाथ फंक्शन, और पाथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो पाथ फंक्शंस होते हैं दोनों। इसी तरह से दो बाउंड्रीज आएंगे, दैट इज एडियाबैटिक एंड डायथर्मिक बाउंड्रीज, तो नाम क्लियर होना चाहिए। एडियाबैटिक बाउंड्री क्या हो जाएगा, वॉल विच प्रिवेंट्स थर्मल इंटरेक्शन और थर्मल इंसुलेटर is known as adiabatic wall, and a system enclosed within adiabatic wall is called thermally isolated। तो यहाँ पे आपने देखा कि हीट का ट्रांसफर जो भी वॉल है या बाउंड्री नहीं करने देगा, तो उसे हम लोग कहेंगे एडियाबैटिक वॉल। और एडियाबैटिक बाउंड्री वहाँ पे जो हीट ट्रांसफर वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। केवल वहाँ पे क्या होगा, मैकेनिकल वर्क हो सकता है। और डायथर्मिक वॉल्स क्या हो जाएगा, डायथर्मिक वॉल्स और डायथर्मिक बाउंड्रीज वच the state of system can be changed by means other than moving the boundary or applying the field। तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे आपका हीट एक्सचेंज हो सकता है, इफ एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग थ्रू द बाउंड्री वॉल, द बाउंड्री इज कॉल्ड डायथर्मिक वॉल। तो जहाँ पे हम लोग का हीट, नॉर्मल वॉल आप बोल दीजिए, नॉर्मल वॉल जो भी होगा जहाँ पे आपका वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर हो सकता है उसे हम लोग डायथर्मल वॉल बोलेंगे, ठीक है। तो दो टाइप की वॉल्स हो गए। तो अगला एक इंपॉर्टेंट जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, ठीक है। तो for a thermodynamic process to proceed from a given state to final state, functional relationship between the process must be known। हमने जैसे बोला कि एक स्टेट है, ठीक है, और दूसरे स्टेट पे उसको जाना है, तो इसके बीच का अगर हमको स्टडी करना है तो एक फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज हमें पता रहने चाहिए कि किस हिसाब से ये जो प्रोसेस है और पाथ है, इनके बीच का प्रॉपर्टीज का रिलेशन क्या है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इसीलिए व्हेन अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड बाय अ सिंगल वैल्यूड मैथमेटिकल रिलेशन to a set of other system properties, the mathematical relation is called equation of state। तो हम लोग एक प्रॉपर्टीज का रिलेशन होगा कुछ, और उसको सिंगल वैल्यूड मैथमेटिकल रिलेशनशिप में लिखेंगे, दैट इज समथिंग दैट इज डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। या इस टाइप से हम लोग कोई एक सिंगल क्वांटिटी को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सिंगल वैल्यूड मैथमेटिकल रिलेशन आपको मिलेगा टू अ सेट ऑफ अदर सिस्टम प्रॉपर्टीज के साथ जो भी रिलेशन, उसको इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलेंगे। एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट इज अ फॉर्मूला डिस्क्राइबिंग द इंटरकनेक्शन between various
स्कोपली मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। तो एक ये इंटरकनेक्शन आपको बताएगा विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। द इक्वेशन ऑफ स्टेट हेल्प्स to define state variables of a system और अ कंट्रोल वॉल्यूम ड्यूरिंग अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो अगर कोई प्रोसेस हो रहा होगा तो इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको क्या डिफाइन करने में हेल्प करेगा, जो भी आपने वेरिएबल्स से पूरे सिस्टम को डिफाइन किया। इट इज ऑल्सो यूज टू डिफाइन ऑल अदर स्टेट वेरिएबल ऑफ द सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम। तो बाकी सब भी जो वेरिएबल उनको भी डिफाइन करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट अभी हम लोग और देखेंगे कि क्या है भाई ये इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके पहले देख लेते हैं रिवर्सिबल वर्क मोड्स किसे कहते हैं। लेटर इन चैप्टर 2, नेक्स्ट चैप्टर 2 जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे प्रूव करेंगे जो मूविंग बाउंड्री वर्क है, जैसे पिस्टन में आप देखते हैं जो बाउंड्री मूव करती है तो वो क्या होगा, रिवर्सिबल वर्क मोड होती है, दैट मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर इन प्रैक्टिस। इसी तरह से कुछ और रिवर्सिबल वर्क मोड्स जो डिफाइन की थी जेमेंस्की एंड डिटमैन ने, वो है कि जैसे ये भी आ जाता है आपका ऑब्जेक्टिव में कि ये रिवर्सिबल वर्क मोड्स है कि नहीं। जैसे कि एक्सटेंशन ऑफ सॉलिड्स, कोई सॉलिड को आप एक्सटेंड करें और फिर छोड़ दें तो वापस वो अपने पोजीशन पर आ जाएगा, या स्ट्रेचिंग ऑफ अ लिक्विड सरफेस, या चेंजिंग ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, या चेंजिंग ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये सब क्या रिवर्सल मोड वर्क मोड्स में आएंगे। फिर आपने देखा एक इक्वेशन स्टेट में, इक्वेशन ऑफ स्टेट में या उसको स्टेट पॉस्टुलेट भी कहते हैं, ठीक है, सेम है। एज नोटेड अर्लियर द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय प्रॉपर्टीज। हमने देखा कि एक स्टेट ऑफ सिस्टम आपको बताना कि पर्टिकुलर पॉइंट वन या इस टाइम पे इस सिस्टम का जो कंडीशंस है ये प्रॉपर्टीज से डिफाइन किया हमने, प्रेशर वॉल्यूम से। बट वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई ऑल द प्रॉपर्टीज इन ऑर्डर टू फिक्स दैट स्टेट। अब हमें पता है, कभी भी आपने देखा होगा कि स्टेट वन या कोई भी डिफाइंड रहता है तो वहाँ पे बोल देते हैं इसका टेम्परेचर और वॉल्यूम इतना है, सारी प्रॉपर्टीज नहीं दी जाती। इससे हमें समझ में आता है कि हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हुए उस स्टेट को फिक्स कर देते हैं और उसकी वजह से सारी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती हैं। तो वंस अ सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आर स्पेसिफाइड, रेस्ट प्रॉपर्टीज अज्यूम सर्टेन ऑटोमेटिकली। तो बाकी सब अपने आप उसकी वैल्यूज फिक्स हो जाती है। तो द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू फिक्स अ स्टेट ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय स्टेट पोस्टुलेट या तो इक्वेशन ऑफ स्टेट। ध्यान रखिएगा ये है कि नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय स्टेट पोस्टुलेट। स्टेट पोस्टुलेट ने बोला कि मिनिमम नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हमें कितनी चाहिए होंगी एक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, तो वो स्टेट पोस्टुलेट में बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि जैसे कि देर आर ओनली टू वेज ऑफ चेंजिंग एनर्जी ऑफ द सिस्टम, डीज आर एनर्जी। हमने देखा कि एनर्जी को अगर चेंज करना है सिस्टम के, दो ही तरह से आप चेंज कर सकते हैं, दैट इज वर्क ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर एज हीट। तो वर्क इस टर्म एज एफ डी एक्स या पी डी वी बोल रहे हैं, ठीक है। एफ इज अ जनरलाइज फोर्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और डी एक्स क्या है आपका जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है, वो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ कि एक एक्सटर्नल प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन और इंटरनल प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, वी नो दैट रिवर्सिबल वर्क इज मोस्ट एफिशिएंट। हम लोग अभी ये वर्क वाले चैप्टर में डिफाइन करेंगे, जो भी रिवर्सिबल वर्क होता है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है। और इरिवर्सिबल वर्क मोड इज इनएफिशिएंट बिकॉज सम एनर्जी इज ऑलवेज डिसिपेटेड एज हीट। और इरिवर्सिबल वर्क में कुछ ना कुछ हीट में हो जाएगा तो वो हमें उतना एफिशिएंट नहीं होता। दैट मीन्स इरिवर्सिबल वर्क मोड इज इक्वल टू रिवर्सिबल वर्क मोड प्लस एनर्जी ट्रांसफर एज हीट। तो इसीलिए हम लोग अगर बात करें कि इरिवर्सिबल वर्क मोड में क्या हो जाएगा, इक्वल टू रिवर्सिबल वर्क मोड और प्लस उसमें एनर्जी ट्रांसफर एज हीट। जो एक तरफ हमारा क्या है, इरिवर्सिबल हीट है या वर्क मोड है, ठीक है, इरिवर्सिबल। हमें अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वहाँ पर ज़्यादा वर्क लगाना पड़ेगा, तो वो किसके बराबर होगा, ये कम एफिशिएंट है, तो रिवर्सिबल वर्क के बराबर प्लस जो हीट के फॉर्म में हमारा लॉस हो गया। ये दोनों जब आप इधर बराबर करेंगे, रिवर्सिबल प्लस हीट के फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज लॉस हुई है उसको जब आप एडअप कर देंगे तो वो इरिवर्सिबल के बराबर हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला हुआ है सेंटेंस उसने। ठीक है, और अनदर नोटेबल पॉइंट क्या बोला कि एफ डी एक्स कैन बी इंटीग्रेटेड अनलेस आइदर अ फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड एक्स। अब बोला कि एफ डी एक्स से हमें पता वर्क डन मिलता है, तो आप इसको इंटीग्रेट कब कर पाएंगे, जब आपको एफ का रिलेशन डी एक्स के टर्म में कुछ
मिल पाएगा एक्स के टर्म में, ठीक है। तभी आप उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, के लिए आप एफ जो है कांस्टेंट नहीं है कि आप जो इंटीग्रेशन के बाहर ले आए। और इसीलिए जब वो कांस्टेंट नहीं है तो एफ और एक्स के बीच में कोई रिलेशन आपको पता होगा, तभी आप उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, ठीक है। दिस मीन्स दैट आउट ऑफ टू टर्म्स, ठीक है, नोटेबल पॉइंट यहाँ से मिल गया, फंक्शनल एफ एंड एक्स इज नोन और सम कंस्ट्रेंट लाइक एफ रिमेन्स कांस्टेंट इज इम्पोज, या तो आप कोई कांस्टेंट लगा दे कि जिसकी वजह से एफ कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। दिस मीन्स दैट आउट ऑफ टू टर्म्स एफ एंड एक्स ओनली वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इन दोनों में से कोई एक ही टर्म जो हो इंडिपेंडेंटली वेरी करेगा, दूसरा डिपेंड करेगा किसी ना किसी चीज के ऊपर, ठीक है। यहाँ से हमने क्या पॉइंट देखा, डेट इज एक कोई जो है ओनली वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो अगर n रिवर्सिबल वर्क मोड्स हैं ऑपरेटिंग इन a सिस्टम, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल करस्पॉन्डिंग टू वर्क मोड विल बी इक्वल टू n। अगर n रिवर्सिबल वर्क मोड है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे हमें एक यहाँ पे वर्ड हमारा एक रिवर्सिबल था, तो यहाँ पे हमने देखा था कि कितना एफ डी एक्स डिफाइन किया था, तो उसमें क्या है, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। तो इसी तरह से कह रहा है अगर n रिवर्सिबल वर्क मोड ट्रांसफर्स हैं तो उसको नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने चाहिए होंगे, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू n। n के वन के लिए वन है, ठीक है, तो n के लिए कितना हो जाएगा n, ठीक है। इन एडिशन टू वर्क मोड्स द एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन ऑल्सो बी ऑल्टर्ड विथ एनर्जी एज अ हीट। और हमने देखा कि अगर हमको उसको सिस्टम की एनर्जी को चेंज करना है तो वर्क मोड के साथ साथ हमें देखा है कि हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, एनर्जी ट्रांसफर एज अ हीट। These consideration led us to generalization that the number of independently variable thermodynamic properties necessary to specify the state of the system is equal to number of relevant work modes plus one। तो हमने देखा जितने भी रिलेवेंट रिवर्सिबल वर्क मोड्स होंगे और उसमें प्लस वन जोड़ देंगे के लिए हीट के फॉर्म में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यही आपका सेंटेंस आता है स्टेट पोस्टुलेट में, इसको भी हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकली देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कि अगर सिस्टम में क्या है, वन प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, तो ये क्या कहता है, स्टेट पोस्टुलेट क्या कहता है कि इफ देयर आर एन रिवर्सिबल नॉन केमिकल वर्क मोड्स हैं, और हम लोग ने देखा था एन रिवर्सिबल नॉन केमिकल वर्क मोड्स रहना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टेट पोस्टुलेट क्या कहता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली स्पेसिफाई द स्टेट ऑफ द प्योर सब्सटेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन प्लस वन। तो वो हम लोग देखा था एन इसमें क्या है, रिवर्सिबल वर्क मोड एन है, और प्लस वन आपका वन कैसे आया था, हीट ट्रांसफर से। तो ये फॉर्मूला आपका डायरेक्टली आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ठीक है। पर ये ध्यान रखिएगा जब आपका ओनली वन प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। कुछ चीज़ यहाँ पर शायद थोड़ी सी रह गई है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट छूट गया है, तो इसके लिए पहले ये सेंटेंस पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा था ठीक है, कि ये हम लोग ने डिफाइन कर दिया था वर्क मोड प्लस वन है, दिस जनरलाइजेशन इज इनफैक्ट कॉल्ड अ स्टेट पोस्टुलेट, इसी को कहते हैं जो n प्लस वन आता है। हेयर द स्पेसिफाइड सिस्टम मीन्स अ क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफाइड सिस्टम को क्या बोला गया, क्लोज सिस्टम, ध्यान रखिएगा, दैट इज हैविंग स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ specified matter, specific amount of specified matter, and thermodynamic properties refer to thermodynamic equilibrium state if the system consists of unit mass। और अगर क्या कहता है कि अगर सिस्टम बोल देता है यूनिट मास है, तो यूनिट मास अगर कर देता है तो स्टेट पोस्टुलेट शुड बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये तो हमें ऑटोमेटिकली तो कोई चीज़ नई चीज़ नहीं बोला, अगर सिस्टम अगर यूनिट मास बोल देता है मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास बोलता है तो उसमें प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंटेंसिव हो जाएगी। इट इज मेंशन दैट वन कैन डिफाइन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और हम लोग हर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को रिलेट कर सकते हैं बाय इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बाय डिवाइडिंग है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए ये टर्म आ रहा है कि एन रिवर्सिबल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मतलब हम उसको पूरे सिस्टम को एम से डिवाइड कर देंगे तो उसमें जो हमें जो रिलेशन मिलेगा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का एक रिलेशन मिल जाएगा n प्लस वन। नोटिस दैट द स्टेट पोस्टुलेट रिफर्स टू होमोजेनियस सब्सटेंसेस एंड देयरफॉर इज लिमिटेड टू सिंगल फेज सब्सटेंसेस का। तो कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें ध्यान रखिएगा, जो भी स्टेट पोस्टुलेट है वो तो होमोजेनियस सबसिस्टम्स का सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, इसीलिए वो लिमिटेड किसके होगा, सिंगल फेज सब्सटेंसेस के लिए डिफाइन होगा, ठीक है। और दूसरा ऑल्सो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज स्पेसिफाइड स्टेट पोस्टुलेट मस्ट बी, क्या है, हमें मस्ट भी बोल रहा है वो आपका
इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है, डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज नहीं होना चाहिए। जब आप उसको डिफाइन करेंगे स्टेट पोस्टुलेट को, तो ध्यान रखेंगे वही प्रॉपर्टीज सिलेक्ट करेंगे जो कि इंडिपेंडेंट होगा। जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो एग्जांपल जैसे हम लोग देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे अगर बात करें कि in succeeding section the fact that various intensive properties are not independent of each other in some instances become evident, not form the independent set। तो नेक्स्ट आने वाले कई सारे चैप्टर्स में हम देखेंगे, जब हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का रिलेशन देखते हैं तो कभी कदार एक दूसरे पे डिपेंड करती है। तो जैसे कि एग्जांपल दें कि U इंटरनल एनर्जी और T क्या है, नॉट फॉर्म अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट। हमें पता है इंटरनल एनर्जी अपने आप में प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर भी प्रॉपर्टी है, बट ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती, इंडिपेंडेंट नहीं है। हमें पता है ये इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट नहीं है। बट अगर हम लोग बात करें इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम, वो क्या करेंगे, वो आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इसलिए इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। इसीलिए स्पेसिफिकेशन ऑफ यू एंड वी फिक्सेस द इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक स्टेट कंप्लीटली। इसलिए यू और वी बता दीजिए, तो बाकी सब जो आपके वेरिएबल है सेट हो जाए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या थी आपकी, कि हमें जो करना है इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज का रिलेशन उसमें देना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हमने देखा क्या है कि फॉर वन सब्सटेंस के लिए n+1 है, और अगर एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, तो एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है। इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई स्टेट ऑफ अ क्लोज सिस्टम। ध्यान रखिएगा क्लोज सिस्टम के मिनिमम नंबर ऑफ इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज दैट इज सब्जेक्टेड टू लोकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, लोकल इक्विलिब्रियम में है, एक्सपोज टू एन डिफरेंट नॉन केमिकल वर्क मोड ऑफ ट्रांसफर। तो नॉन केमिकल रहना चाहिए, ठीक है, वर्क मोड ऑफ ट्रांसफर। जैसे वर्क मोड ऑफ ट्रांसफर में हमने देखा था कई सारा था उसमें, मतलब स्ट्रेचिंग अ सॉलिड, तो कितने टाइप के हैं, कंपोज्ड ऑफ एम डिफरेंट प्योर सब्सटेंस। पहला वाला क्या था, वन था, इसीलिए वहां पे क्या था, एम नहीं है, ठीक है, वहां पे क्या हो गया था, n+1, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, m अगर प्योर सब्सटेंसेस है तो n की जगह क्या हो जाएगा, n+, वहाँ पे वन था तो इसलिए आपका n+1 हुआ था, ठीक है, जब एक प्योर सब्सटेंस था। बट यहाँ पे आप देखेंगे n+m है, ठीक है। तो फॉर प्योर सब्सटेंस, एक कोई प्योर सब्सटेंस है तो m की वैल्यू 1 हो गई, और सब्जेक्टेड टू वन वर्क मोड है, n की वैल्यू अगर 1 दिया हुआ है, तो हमें ऐसे सिस्टम्स के लिए क्या होगा, n+m दैट इज 2। टू इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हमें चाहिए ऐसे सिस्टम्स को डिफाइन करने के लिए, और ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सिस्टम। A pure gas vapor under compression expansion is an example of simple system. Here the work mode is moving is, वर्क मोड क्या हो जाएगा, सिस्टम बाउंड्री को जो मूव कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। द स्टेट ऑफ अ सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम, सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम किसको कहलाएंगे, जो कि क्या हो, जिनका प्योर सब्सटेंस की वैल्यू m=1 हो और वर्क मोड जो हो 1 हो। तो ऐसे सिस्टम्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम्स कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे ये क्या कहता है, द स्टेट ऑफ अ सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय टू इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो बुक्स में नॉर्मली ये स्टेटमेंट रहता है, बट ये कैसे टू आता है, अब आपको पता है फॉर्मूला कि ये टू कैसे आया, दैट इज n+m से, ठीक, और m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ से आता है ये। अगर एडिशनल वर्क मोड है तो आपको वो चीज़ उसमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिस्टम is called simple compressible system in the absence of electrical, magnetic, gravitational motion and tensile effect। तो सिस्टम को डिफाइन करने का है कि इसमें अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी नहीं है, वर्क मोड ओनली क्या है, बाउंड्री वर्क है। जैसे कि ये आपका क्या होगा, सिंपल कंप्रेसिबल बाउंड्री है, इसमें आप हीट कर रहे हो और ये आपका बाउंड्री वर्क होगा तो इसमें, तो ठीक है। तो ये आपका ये होगा। इसको कभी कदार हम लोग टू प्रॉपर्टी रूल भी कहते हैं, इसलिए हमें पता है यहाँ दो प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है। An important implication of state postulate that any two independent intensive thermodynamic properties associated with the state of a simple compressible system can in principle is determine all other properties। तो यहाँ पे केवल दो हमें देना पड़ा है, टेम्परेचर इक्वल टू 30 डिग्री, स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू 0.8 दे के हम लोग यहाँ पे स्टेट फिक्स कर देंगे सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर कोई और होगा तो उसमें चेंज हो जाएगा। तो वाई और टू, तो यहाँ पे हम लोग आज का
लेक्चर एंड करते हैं। आई होप इसमें आपने कुछ चीज़ें सीखी होंगी नहीं, जैसे कि आपका ये स्टेट पोस्टुलेट आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपका बाउंड्री वर्क, हीट, ये सारी क्या चीज़ होती है। और ये एक्चुअली ये जो आपको थोड़ा सा इसको आप रिवाइज करिएगा, और कि वन प्योर सब्सटेंस ये फार्मूला n+1 कैसे आया, कि ये यहाँ पे आपने देखा, ठीक है। ये सारे सेंटेंस आप एक बार दोबारा रीड आउट करिएगा अपना, ठीक है। तो ये कि जनरल है, इन्होंने मतलब ये यहाँ पे आप देखिए, रेलिवेंट टू रिवर्सिबल वर्क मोड +1, और ये +1 किसकी वजह से आ रहा है, जो आपका यहाँ पे हीट, कि आपका इन एडिशन टू वर्क मोड द एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन आल्सो बी ऑल्टर्ड बाय एनर्जी ट्रांसफर बाय हीट। तो इसकी वजह से इन्होंने एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट दिया कि स्पेसिफाई करने के लिए जितने भी रिवर्सिबल मोड है और उसमें +1 की वैल्यू डाल देंगे। बट इसको आप अगर दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है कि हमेशा n+1 नहीं होगा, कि जब जब कभी भी आपका प्योर सब्सटेंस होगा तब n+1 होगा, और उसको आप रिलेट कैसे कर सकते हैं, वन वैल्यू मतलब वन प्योर सब्सटेंस। बट आपके पास ज़्यादा है, एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, n+1, n+m, और m में आप मतलब 2 3 4 अगर प्योर सब्सटेंस से ज़्यादा है तो वो ले सकते हैं। और सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम का कंडीशन क्या है, जिसमें प्योर सब्सटेंस एक होगा और वर्क मोड क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, और वो भी बाउंड्री वर्क दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से ये तो डायरेक्टली ये कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे ये सेंटेंस आते हैं, तो ये मतलब नॉर्मली क्या होता है, कहीं प्रूफ नहीं है, तो ये प्रूफ उसके लिए दिया गया है, आपका एनपीटीईएल के वेबसाइट्स में भी मिल जाएगा ये प्रूफ आपको, ठीक है। तो वहाँ से तो कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको लग सकता है नया पढ़ा हुआ है तो आपको कठिन होगा, बट आप एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ टेम्परेचर, जो कि जीरोथ लॉ का जो आत्मा या कहेंगे जीरोथ लॉ, मतलब ने किसका कॉन्सेप्ट दिया, टेम्परेचर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेम्परेचर पढ़ेंगे। एंड जो भी इसमें कुछ कमी रह गई होगी आप मेरे को इन्फॉर्म करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, कहीं भी मेरा फेसबुक पे हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन करिए, या हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको, या मेरे को पर्सनलाइज मैसेज भी कर सकते हैं, जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं मेरे को मेल कर सकते हैं। इसमें कुछ भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई होगी तो वो मेरे को पर्सनली आप मेल करिए, मैं उसको और दोबारा अच्छे से आपको समझाऊंगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।